नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 4 में भाग 3 तक देखा था। अब मैं उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि भाग 4 के अंतर्गत आएगा। भाग 3 में आपने पढ़ा संघ पोरीफेरा के बारे में। मैंने आपको बताया था 11 संघ आपको पढ़ना है जंतु जगत में, और उसमें मैंने भाग 3 में आपको पोरीफेरा संघ की संपूर्ण जानकारी दे दी थी। क्या क्या लक्षण उनमें पाए जाते हैं, कौन कौन से उदाहरण होते हैं, उनमें से एक का फिगर भी बना के आपको दिखाया था। फिर उसके बाद हमने आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे भाग 3 में, उनके आंसर सबसे पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपसे क्वेश्चन किया था भाग 3 में कि स्पंज कहाँ पाए जाते हैं। तो स्पंज समुद्र में पाए जाते हैं, यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था कि स्पंज के बीचों बीच जो केंद्रीय स्पंज गुहा होती है स्पॉन्जोसील, उसमें जल किस रास्ते से जाता है। तो जल ऑस्टिया के रास्ते से जाता है। और स्पंज में किस रास्ते से जल बाहर निकलता है, तो आस्कुलम के द्वारा जल बाहर निकलता है। लास्ट क्वेश्चन क्या था कि कॉलर कोशिकाएं किन जीवों में पाई जाती हैं। तो कॉलर सेल्स स्पंज में पाई जाती हैं। 3 क्वेश्चन किए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं भाग 4 के टॉपिक पे। भाग 4 में दूसरे संघ के बारे में पढ़ेंगे। 11 संघ आपको बताए थे, कौन कौन से, बार बार याद करते चलिए इसको। 11 संघ कौन कौन से थे। पोरीफेरा, नाइडेरिया सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटिहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। तो आपने पहला पढ़ लिया था संघ पोरीफेरा के लक्षण। अब आपको पढ़ना है दूसरा संघ जो कि है नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। यहाँ पर सबसे पहला जो बात ये आता है कि इन्हें नाइडेरिया क्यों कहते हैं। इसलिए क्योंकि इनमें दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट कहते हैं। नाइडोब्लास्ट कहते हैं। इसी वजह से इन्हें हम नाइडेरिया कहते हैं, क्योंकि नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा संघ के जितने भी जंतु हैं उनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम दंश कोशिका कहते हैं। दंश कोशिका कहते हैं, और इसी दंश कोशिका को हम निमेटोब्लास्ट नाम से जानते हैं और नाइडोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख लक्षण है इस संघ का वो ये कि जीवों में दंश कोशिका पाई जाती है। एक जीव का हम पहले फिगर बना के देख लें। इसके एक एग्जाम्पल में आता है हाइड्रा। तो सबसे पहले हम इसका फिगर देखें हाइड्रा का कि कैसा दिखता है, फिर उसके हम लक्षण के बारे में बात करेंगे आपसे। ये है एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और हाइड्रा चूँकि नाइडेरिया संघ का प्राणी है, इनमें दंश कोशिका पाई जाती है। इनके ये जो पार्ट हैं इन्हें हम कहते हैं संस्पर्शक। संस्पर्शक ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही होते हैं, ये हिलते डुलते रहते हैं, ये सब मूव कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं टेंटेकल्स। और जो दंश कोशिका होती है वो इस संस्पर्शक पे भी पाई जाती हैं, इन स्थानों पर भी पाई जाती हैं। ये हाइड्रा का माउथ पार्ट है।
अब अगर हम इसको हाइड्रा को बीचों बीच काट कर देखें कि अंदर इसके क्या पाया जाता है, तो चलिए इसको काट के देख लेते हैं। इसको काटने पर हमें ऐसी संरचना दिखाई देगी। ऐसी संरचना हाइड्रा के अंदर, मतलब इसको जब हम काटेंगे तो ऐसे करके देखेंगे तो इसके अंदर ये खाली जगह जो होता है वो इसके बीचों बीच में है। ठीक है, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स पहुँचते हैं जिनका डाइजेशन होता है इनके अंदर। ये रेड कलर से जो है वो है फूड। ये इसका अंदर की कोशिका है जिसे हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। फिगर आपको दोनों बनाने हैं, अंदर का पार्ट भी और हाइड्रा कैसे दिखता है ये भी। इस क्षेत्र को जहाँ पर फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है इसे कहा जाता है गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, यानी केंद्रीय जठर संवहनी गुहा, हिंदी में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा। ये इसका एपिडर्मिस लेयर है, बाह्य त्वचा। इस वाले सेल्स के लेयर को कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, बस
ये आपका संघ नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा का एक उदाहरण है। हाइड्रा का फिगर है। हाइड्रा में संस्पर्शक पाए जाते हैं और इन्हीं संस्पर्शक पर और इन सब जगहों पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, दंश कोशिका। इसी वजह से सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों को हम नाइडेरियंस भी कहते हैं, क्योंकि दंश कोशिका को नाइडोब्लास्ट कहा जाता है या निमेटोब्लास्ट कहा जाता है। दंश कोशिका का उपयोग क्या है? तो दंश कोशिका किसी भी सरफेस से चिपकने में सहायता करती है। दूसरा, सबसे ज़्यादा कार्य यही पूछा जाता है कि दंश कोशिका का कार्य क्या है। 3 कार्य होते हैं इसके सबसे प्रमुख। सबसे पहला कार्य होता है दंश कोशिका का कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी ठोस स्थल पर इनको चिपकने में सहायता करता है। दूसरा, भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। और तीसरा, किसी अन्य जंतु से जो इनके परभक्षी होते हैं, जो इनको खाते हैं, उनसे ये दंश कोशिका इनकी रक्षा करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे संघ नाइडेरिया सिलेंट्रेटा, हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि इनका नाइडेरिया नाम इनमें पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका यानी दंश कोशिका, जिसे निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट कहते हैं, के नाम से पड़ा है। दंश कोशिका इनके संस्पर्शकों यानी टेंटिकल्स या शरीर के अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। दंश कोशिका का कार्य इन जंतुओं को किसी ठोस सतह से चिपकने में, शिकार पकड़ने में, रक्षा करने में प्रयोग में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दंश कोशिका का कार्य 3 याद रखेंगे। एक तो ये किसी भी सतह से चिपकने में कार्य करते हैं, दूसरा भोजन को पकड़ने में कार्य करते हैं, और तीसरा किसी शत्रु से रक्षा करते हैं। तो ये हो गया। अब हेडिंग डालेंगे संघ नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के जीवों के प्रमुख लक्षण। इसमें आप कुछ पॉइंट्स पहले देख लीजिए। मैंने आपको बताया था चार्ट में ही, फ्लो चार्ट में, कि नाइडेरियंस या सिलेंट्रेटा क्या होते हैं। अरीय सममित होते हैं, रेडियल सिमेट्री होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि इनमें द्विकोरिक व्यवस्था पाई जाती है और ये ऊतक स्तर का संगठन इनके शरीर में पाया जाता है। तो इन कुछ बातों को है आप सबसे पहले लिख लीजिए जो चार्ट में आपको बताई गई थी। तो इनके लक्षण में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें सभी जीव अरीय सममित वाले होते हैं तथा ये समुद्र में पाए जाते हैं। फिर आप इसमें लिखेंगे आगे, कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि अधिकांश, या अधिकांश नहीं कहेंगे, कि संघ नाइडेरिया के जंतु में ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन जंतुओं के शारीरिक भित्ति में 2 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म, जिन्हें इस वजह से इन प्राणियों को द्विकोरिक या डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि इन दोनों स्तरों के बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती। फिर आप तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा यानी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जो कि हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इनमें अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है, यानी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार की का पाचन पाया जाता है। मतलब कोशिका के बाहर भी डाइजेशन होता है, कोशिका के अंदर भी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें कुछ सदस्यों, वो सदस्य कौन से हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, इनमें कुछ सदस्यों जैसे कोरल या परवाल, जिसे हम सामान्य भाषा में मूंगा कहते हैं। मूंगा चट्टान सुने हैं ना, ये जो पहन रखे हैं ये भी मूंगा चट्टान ही है। ये जो चट्टान है वो एक जीव के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम कोरल कहते हैं या परवाल कहते हैं। तो इनका जो वाय कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इसमें लिखेंगे कि इनमें कुछ सदस्यों जैसे कोरल या परवाल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस पाया जाता है, यानी एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती रहती है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में। अब इससे थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, आप इस फिगर को बना लीजिएगा। फिर आगे उसी में लिखेंगे कि इनका आकार, इनके शरीर का आकार, या इनका शरीर 2 आकार का होता है, 2 आकार का हो सकता है। कौन कौन से? एक होता है पॉलिप अवस्था। पॉलिप जो अवस्था होती है, जो अभी बनाए थे हाइड्रा, पॉलिप बेलनाकार आकार का होता है। मतलब जो संघ नाइडेरिया होते हैं, नाइडेरिया के जो सदस्य हैं,
उनमें दो आकार पाई जाती है, एक पॉलिप और दूसरा मेड्यूसा। तो इनके बारे में भी आपको जानना है कि पॉलिप मेड्यूसा क्या है। तो जो पॉलिप अवस्था होती है वो बेलनाकार होती है। जैसे आपने अभी हाइड्रा को देखा, तो हाइड्रा का शरीर कैसा है, बेलनाकार। तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं, पॉलिप अवस्था। और ये जो होता है वो स्थावर होता है, यानी एक स्थान पर टिके रहते हैं, किसी सरफेस से चिपके होते हैं। जो मेडुसा फेज होता है वो होता है छत्रक के समान। ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा जेलीफिश के बारे में। ये ऐसे होता है जेलीफिश, ठीक है, आपने देखा होगा टीवी में जेलीफिश, वो ऐसे होता है छत्रक के समान। और आपने हाइड्रा को देखा, हाइड्रा कैसे होता है, हाइड्रा बेलनाकार होता है ना, ऐसे। तो संघ नाइडेरिया में या तो ये आकार पाए जाएंगे जीवों में, या तो ये आकार पाया जाएगा। तो अगर ये आकार पाया जाता है तो इसे हम कहते हैं पॉलिप अवस्था, और अगर ये अवस्था पाई जाती है छत्रक के समान अवस्था, तो उसे हम कहते हैं मेडुसा अवस्था। तो पॉलिप अवस्था का एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रा। और मेडुसा का एग्जाम्पल कौन है, ओरेलिया या जेलीफिश, इसी को कहते हैं जेलीफिश। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संघ नाइडेरिया में जितने भी जंतु हैं उनमें दो आकार पाया जाता है, या तो पॉलिप आकार पाया जाएगा यानी बेलनाकार। अगर ये आकार पाया जाता है तो ये स्थावर होते हैं, मतलब एक जगह पर स्थिर होते हैं, कहीं मूव नहीं करते। दूसरा, संघ नाइडेरिया जंतु में मेडुसा का आकार पाया जाता है। मेडुसा यानी छत्रक के आकार, मशरूम के आकार का, छाते जैसा। और इसका एग्जाम्पल ओरेलिया या जेलीफिश है। इसमें क्या होता है, जैसे ये स्थिर होते हैं, स्थावर, लेकिन ये क्या होते हैं, मुक्त प्लावी, ये फ्री हैं, मूव कर सकते हैं, तैर सकते हैं। जैसे जेलीफिश क्या होता है, पूरे समुद्र में तैरता रहता है। तो ये सब पॉइंट याद करने वाली है इनके आकार के बारे में, कि पॉलिप अवस्था है तो उसकी खास बात बताइए। तो पॉलिप अवस्था यानी इसका आकार बेलनाकार होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें ये स्थावर होते हैं, कहीं पर गति नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा है। मेडुसा के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताइए, तो मेडुसा के बारे में कि इनका आकार छत्रक नुमा होता है। दूसरा कि ये मुक्त प्लावी होते हैं, कहीं पर भी तैर सकते हैं। फिर इनका एग्जाम्पल ओरेलिया या जेलीफिश। देखिए कुछ ऐसे भी संघ नाइडेरिया में ऐसे भी जीव हैं, जैसे ओबेलिया का एग्जाम्पल। ओरेलिया अलग है, ओबेलिया अलग है, ओरेलिया अलग है, ओबेलिया अलग है। ओबेलिया एक ऐसा जंतु है संघ नाइडेरिया का जिसमें पॉलिप अवस्था भी आती है और मेडुसा अवस्था भी आती है। ध्यान से समझिएगा, ओबेलिया में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी इसमें पहले पॉलिप आएगा फिर मेडुसा आएगा। पॉलिप जो अवस्था होती है वो अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा को उत्पन्न करती है, और जो मेडुसा होती है वो लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप अवस्था को उत्पन्न करती है। किसमें, ओबेलिया में। आप नोट कर लीजिए ये पॉइंट। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि संघ नाइडेरिया के जंतु में दो आकार पाया जाता है, एक पॉलिप जो कि बेलनाकार व स्थावर होता है, मतलब एक जगह पर स्थित होता है जैसे हाइड्रा में। दूसरा मेडुसा जिसका आकार छत्रक नुमा होता है तथा ये मुक्त प्लावी होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया या जेलीफिश। फिर दूसरी लाइन से लिखेंगे, संघ नाइडेरिया के कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात इनमें दोनों आकार एक के बाद आते रहते हैं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में आते हैं। पहले पॉलिप जो कि अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा को उत्पन्न करता है, फिर मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप अवस्था को उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल ओबेलिया। बस ये हो गया। फिर आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनमें मुख के पास संस्पर्शक यानी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया था, संस्पर्शक बोलते हैं, या इंग्लिश में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, इनमें परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र आदि नहीं पाए जाते हैं, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कि संस्पर्शकों तथा शरीर के अन्य भागों में दंश कोशिका पाई जाती हैं, जो इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, शिकार को पकड़ने में सहायता करती है तथा किसी ठोस सतह से चिपकने में भी सहायता करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिकाओं का जो शाखाएं हैं वो आपस में मिलकर तंत्रिका जाल बनाती हैं इनमें। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेत्र बिंदु या स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। इनमें नेत्र बिंदु पाए जाते हैं, नेत्र बिंदु यानी स्टेटोसिस्ट पाया जाता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग द्वारा करते हैं, जैसा कि हाइड्रा में बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो लिखेंगे कि इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। अब आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, संगनाइडेरिया में पाए जाने वाले जीवों का एग्जाम्पल्स। जितनी बातें बताएं आपको उतना कम से कम एकदम रटा होना चाहिए। आइए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला ओरेलिया, दूसरा हाइड्रा, तीसरा ओबेलिया, चौथा फाइसेलिया। फाइसेलिया इसे इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, फाइसेलिया। इसे पुर्तगाल युद्ध मानव भी कहते हैं। पुर्तगाल युद्ध मानव, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। नेक्स्ट समुद्री कलम, जिसे इंग्लिश में सी पेन कहते हैं, सी पेन समुद्री कलम, या इसको सामान्य भाषा में कहते हैं पिनेटुला, पिनेटुला। छठवां एग्जाम्पल फंजिया, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे यह क्या है, कोरल, जिससे मूंगा बनता है, कोरल है। सातवां मिंड्रा, मिंड्रा जिसे मस्तिष्क कोरल कहते हैं, मस्तिष्क कोरल। आठवां समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम्पल हैं, सब पूछे जाते हैं कि ये किस संघ में रखे गए हैं, ओबेलिया किस संघ में रखे गए हैं, समुद्री कलम किस संघ में रखे गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री कलम किसे कहते हैं, तो पिनेटुला को कहते हैं। फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क कोरल किसे कहते हैं, मिंड्रा को कहते हैं। पुर्तगाल युद्ध मानव किसे कहते हैं, फाइसेलिया को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें हम कुछ का फिगर देखेंगे, जैसे ऑरेलिया का फिगर देखेंगे और एडम्सिया का देखेंगे। यहाँ पर भूल गए लिखना, एडम्सिया, एडम्सिया का फिगर देखेंगे, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था ना, दो फेजेस होती हैं इनकी, दो आकार होते हैं, पॉलिप और मेडुसा। तो इन दोनों आकार को भी देखते हैं कि कैसा दिखता है मेडुसा और कैसा दिखता है पॉलिप। हालांकि इसको पहले बता देना था लेकिन ध्यान से उतर गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं दोबारा। पहले हम देखते हैं इसका मेडुसा, मेडुसा अवस्था जो कि छत्रक के नुमा होता है, मैंने आपको पहले बताया। ये हो गया आपका मेडुसा फेज, जो कि आप देख रहे हैं कैसा दिखता है, एकदम छाते नुमा, इसीलिए इसे कहते हैं छत्रक आकार। ठीक है, ये है ऑरेलिया, ऑरेलिया का मेडुसा फेज। मेडुसा कैसा दिख रहा है, छत्रक नुमा। इसे हम जेलीफिश भी कहते हैं, या जेलीफिश। क्यों जेलीफिश कहते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं ये।
आप देखेंगे तो समुद्र में सही तरीके से दिखाई नहीं पड़ते, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार भी दिखाई दे सकते हैं। तो आप इसको गूगल पे चाहे सर्च करके देख लीजिए और इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा देखने में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिखता है ये जेली फिश, एकदम जेली की तरीके से होता है। और ये इनका ये जो संस्पर्शक है ये मूव कराता है, इनको किसी भी जगह पर मूव कराने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट ये तो हो गया मेडुसा, और दूसरा हमको पॉलिप अवस्था देखनी है। और मैंने आपको बताया था कि पॉलिप कैसा होता है। पॉलिप बेलनाकार होता है और स्थिर होता है। ये एग्जाम्पल है एडोम्सिया का। इसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं, बेलनाकार को। यह है पॉलिप फेज जो कि बेलनाकार होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? एडोम्सिया। ये एडोम्सिया है, एडोम्सिया नामक नाइडेरिया। इसको भी इस तरह से एक फिगर से दर्शाते हैं जो कि होता है ठीक है। इसको एक सिंपल स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। मेडुसा इस तरह से दिखता है, पॉलिप इस तरह से दिखता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो जेलीफिश ऐसा दिखता है, मेडुसा फेस और पॉलिप फेस। ये बस ये बना लीजिए। उसके बाद ये संघ नाइडेरिया सिलेंटेटा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको बता दिए, लक्षण के साथ और फिगर के साथ। अब इसके बाद आता है कौन सा? टीनोफोरा। चलिए संघ शुरू करते हैं। संघ टीनोफोरा के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं। अगला संघ आता है संघ टीनोफोरा। चलिए अब देखते हैं हम संघ टीनोफोरा जो कि तीसरा संघ है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मैंने एक फिगर बना दिया है। टीनोफोरा के एक सदस्य जिसका नाम प्लूरोब्रैकिया है, थोड़ा जटिल था इसलिए बनाते बहुत टाइम लगता, इसलिए मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टीनोफोरा के बारे में पहला पॉइंट ये कि इन्हें कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें समुद्री अखरोट कहते हैं। वैसे ही दिखते हैं ना, देखिए अखरोट की तरह दिख रहा है ना, सी वॉलनट, सी वॉलनट्स या समुद्री अखरोट कहते हैं, या इसे कंगक जेली, कुछ सदस्य उसके कंघी की तरीके से दिखते हैं, कॉम्ब जेलीज कहते हैं उसे, कॉम्ब जेलीज। जेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये भी जैसे आपने देखा था ना संघ नाइडेरिया, संघ नाइडेरिया में आपने देखा था कि जो जेलीफिश थी वो भी ट्रांसपेरेंट थी, ये भी ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग बातें हैं जो संघ नाइडेरिया से इनको अलग करता है। वो ये कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट टीनोफोरा में ये कि इनमें जीव संदीप्ति यानी बायो ल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। यानी इनमें आप देखेंगे, आप इनका वीडियो जरूर देखिएगा यूट्यूब पर, बहुत सुंदर दिखते हैं। इन सब जगहों पर इनमें लाइट जलती हैं। जब किसी जीव में, किसी जीवित जीव में जब कोई ऐसा प्रकाश उद्दीप्त होता है, लाइट निकलता है, तो उसे हम जीव संदीप्ति कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। जीव संदीप्ति क्यों होता है ये अपने केमिस्ट्री के टीचर से पूछिएगा, वो बताएंगे सही तरीके से। तो जीव संदीप्ति जैसे जुगनू में होता है, जुगनू की बैक में भी लाइट जलता है ना, तो उसे भी कहा जाता है जीव संदीप्ति, बायोल्यूमिनेसेंस। तो इनमें यहाँ पर भी डिफरेंट लाइट जलते हैं। आप देखेंगे तो जैसे लगेगा कि समुद्र में दिवाली मनाया जा रहा है
यूट्यूब पर जरूर देखिएगा, प्लूरोब्रैकिया या फिर टीनोफोरा के बारे में, या फिर सी वॉलनट या कॉम्बजेलिस, जो भी सर्च करेंगे आपको देगा। तो इनको देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइटें जलती हैं, अलग अलग प्रकार की लाइटें जलती हैं, तो इसे कहा जाता है जीव संदीप्ति। तो संघ टीनोफोरा का मुख्य लक्षण है कि इनमें पाए जाने वाले जीव में जीव संदीप्ति पाया जाता है। बाकी तो सब लगभग नाइडेरिया के समान है। जैसे ये भी क्या है, अरीय सम्मित हैं, ये भी क्या है, द्विकोरिक हैं जैसे नाइडेरिया था। ये भी क्या है, ऊतक स्तर के प्राणी हैं जैसे नाइडेरिया था। लगभग सारी चीज़ें समान हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे इनमें लगभग दो ही टेंटिकल्स, 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं, 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें 8 इस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं जो इनको तैरने में हेल्प करती हैं। इन्हें हम स्विमिंग प्लेट भी कहते हैं, और इन्हीं में लाइटें जलती हैं जो कि जीव संदीप्त को बताता है। ये इनका माउथ पार्ट है जिनके द्वारा भोजन अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है। जो अपचा भाग होता है वो एनल पोर यानी गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक, ये मुख्य लक्षण है संघ टीनोफोरा के। तो आप इसमें जल्दी पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, टीनोफोरा संघ के जीवों को समुद्री अखरोट यानी सी वॉलनट या कंगक जेली, कॉम्ब जेली भी कहते हैं। इनके मुख्य लक्षण निम्न हैं। इसमें पहला पॉइंट डालेंगे और इसमें लिखेंगे, ये सभी समुद्रवासी होते हैं। इनका शरीर अरीय सम्मित, द्विकोरिक तथा ऊतक स्तर के संगठन वाला होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में 8 बाह्य कंकाल, पश्चमाभि कंकाल पट्टिकाएं, जिसे कॉम्ब प्लेट कहते हैं। कॉम्ब प्लेट यानी ये जिसे टीन्स भी कहते हैं, ये वाला भाग, ये 8 पाए जाते हैं। कितने? 8 पाए जाते हैं। इनमें 8 वह पश्चमाभि कंकाल पट्टिकाएं या कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं जो इनके चलने में या तैरने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनमें भी पाचन अंतःकोशिकी तथा अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीव संदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रकाश उत्सर्जन करना। इसका मतलब क्या होता है जीव संदीप्ति का? प्रकाश उत्सर्जन करना। तो लिखेंगे जीव संदीप्ति ब्रैकेट में प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोरा के सदस्यों का मुख्य विशेषता होता है। फिर आगे लिखेंगे इनमें दंश कोशिका नहीं पाई जाती, कहीं पर भी इनमें दंश कोशिका नहीं पाई जाती। दंश कोशिका किसमें पाई जाती है? संघ नाइडेरिया वाले जंतुओं में। फिर इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नर व मादा एक ही जंतु में होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे नर व मादा एक ही जंतु में होता है, अर्थात ये क्या होंगे? उभयलिंगी हर्मेफ्रोडाइट होंगे। इनमें लैंगिक जनन ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे निषेचन बाह्य होता है, निषेचन बाह्य तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इनमें भी लार्वा बनती हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें इनमें साधारणतः 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं। संघ टीनोफोरा के जीवों में साधारणतः 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं और इन पर एडहेसिव सेल, जिसे एडहेसिव सेल हिंदी में कहते हैं आसंजक कोशिका, आसंजक कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि इनमें सिर्फ 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं और इन संस्पर्शकों पर आसंजक कोशिका यानी एडहेसिव सेल पाए जाते हैं, यानी ये किसी भी सतह से चिपकने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें कंकाल तथा उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता। इनके उदाहरण, तो आप इनके उदाहरण में लिखेंगे एक तो ये हो गया प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया। दूसरा एग्जाम्पल टीनोप्लाना। तीसरा एग्जाम्पल हार्मीफोरा, हार्मीफोरा। बस ये 3 एग्जाम्पल आपको संघ टीनोफोरा में पढ़ना है। बस आज के लिए इतना ही टॉपिक था जिसमें आपको संघ नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा और संघ टीनोफोरा के बारे में बताया गया। तो भाग 4 के अंतर्गत बस 2 संघ बहुत है, इनको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। जो बातें बताएं इनके लक्षण में जो इंपॉर्टेंट है उसको एकदम तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, फिगर के साथ आप तैयार करेंगे। तो अब जो बाकी संघ बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी उपलब्ध करा देंगे।
इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन है, दंश कोशिका किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है? दूसरा, दंश कोशिका का कार्य क्या है? तीसरा क्वेश्चन, पुर्तगाल युद्ध मानव किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, मस्तिष्क कोरल किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा को किस संघ में रखा गया है? नेक्स्ट, किस संघ के जीवों में जीव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है? लास्ट क्वेश्चन, किस संघ के जीवों को समुद्री अखरोट या सी वॉलनट्स कहते हैं? बस इतने क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स को जरूर दीजिएगा और थोड़ा वेट करिए, इसके आगे टॉपिक्स मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।